विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। विकास हूँ कानपुर वाला। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। विकास दुबे पकड़ा गया। आज सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आया था। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लखन यादव ने पहचाना और बाद में जितना हुआ उतना आपके सामने है। तो विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया या लखन यादव की चतुराई से पकड़ा गया? इस सवाल में इसकी गिरफ्तारी उलझकर रह गई है, क्योंकि सवालों के जवाब पूरे मिल नहीं रहे हैं। मंदिर से आई शुरुआती इन तस्वीरों में विकास घूमता टहलता दिख रहा है। गिरफ्तारी का खौफ नहीं है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला यह शख्स इस तरह से टहलता आ रहा है जैसे अपने साथ चल रहे प्राइवेट गार्ड को लेकर पुलिस के पास चाय पीने जा रहा हो। भागने का कोई प्रयास नहीं। एक ऐसे वक्त में जब हर जगह उस पर नजर रखी जा रही हो, होटल से लेकर सार्वजनिक जगहों पर वो मंदिर जाने का फैसला करता है। अचानक से यह शातिर शख्स भोला भाला लगने लगता है। बहरहाल अपनी गिरफ्तारी के साथ कई सवालों को लेकर आने वाला विकास दुबे पकड़ा तो गया है, मगर बहुत सारे सवाल गिरफ्त से बाहर भी हो गए हैं। अपने ससुराल में पकड़ा गया, इतनी सी बात तो पहले भी हो सकती थी कि वो ससुराल भाग सकता था। 5 साथी मारे जा चुके हैं। भाई अतुल दुबे, मामा प्रेम प्रकाश वारदात की रात ही, और इसके बाद अमर दुबे का हमीरपुर में एनकाउंटर हुआ। आज प्रवीण दुबे का इटावा में और प्रभात मिश्र का एनकाउंटर कानपुर में हो गया। ये प्रभात मिश्र वही है जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। और इतना संगीन मामला हो और कहानी इतनी सिंपल, यकीन नहीं होता है कि पुलिस की गाड़ी का टायर पंचर हुआ, पंचर बनाने लगी पुलिस तो पुलिस का रिवॉल्वर छीनकर प्रभात मिश्र ने पुलिस पर गोलियां चला दी, फिर पुलिस ने गोलियां चला दी और प्रभात मिश्र मारा गया और पुलिस सिर्फ मामूली घायल। यही नहीं, इटावा में एक और एनकाउंटर होता है जिसमें विकास का साथी प्रवीण दुबे मारा जाता है, लेकिन उसके साथ बाकी के लोग भाग जाते हैं। प्रवीण दुबे ही पुलिस की गाड़ी पर गोली चलाता है। स्विफ्ट डिजायर लूट ली गई थी। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ होती है। बदमाशों ने पुलिस पर पहले फायरिंग करना शुरू कर दिया, फिर बचाव में हमेशा की तरह पुलिस ने फायरिंग की और उसमें प्रवीण दुबे मारा गया। हम आएंगे इस कहानी पर अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। कानपुर के बिकरू गांव से फरार चल रहा विकास दुबे इस तरह उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये गिरफ्तारी नाटकीय रही। बताया जा रहा है कि वो सुबह 7 बजे के आसपास मंदिर पहुंचा। 7:30 पौने 8 बजे के आसपास फूल प्रसाद की एक दुकान पर पहुंचकर उसने मास्क हटा लिया। वहां से फूल प्रसाद खरीद कर वो मंदिर के पिछले हिस्से में गया जहां से इन दिनों प्रवेश मिलता है। दुकानदार को शक हुआ। उसने मंदिर में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी दी। निजी सुरक्षा कर्मी ने उससे पूछताछ की और उसकी आईडी पर संदेह हुआ तो वो झगड़ा करने लगा। परिसर में ही महाकाल मंदिर थाने के सिपाही चले आए। तब उसने बताया कि वो कौन है। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने जी, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया। उसका हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया। अभी इंक्वायरी चल रही है। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसका 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। सवाल यह है कि मंगलवार को फरीदाबाद में देखा गया विकास दुबे गुरुवार सुबह उज्जैन कैसे पहुंचा? उसने कितने राज्यों की पुलिस को चकमा दिया? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है वो राजस्थान के कोटा से होता हुआ नीमच के रास्ते उज्जैन पहुंचा। उसने फर्जी आई कार्ड बनवा रखा था। ये आया कब था उज्जैन, कुछ पता लग पाया सर अभी तक? सुबह गाड़ी से आया है। सुबह बाई रोड ही आया है? बाई रोड आया, कोटा से। तो इतनी देश भर में कोरोना के मद्देनजर भी बहुत सुरक्षा चल रही है। ये कह रहे हैं हरियाणा में था, फिर बताया ना राजस्थान। कि आईडी फर्जी लिए हुए था पॉल के नाम की, जिसको दिखाता हुआ आया है। अच्छा, आईडी बरामद भी हो गई है, वो भी हो गई है। बाद में जब मारपीट उससे की है तो वो वहीं बोल दिया था कि मैं कानपुर वाला वो हूँ। धमकाया उसने कि मुझे मत मारो, मैं फलाना हूँ।
तो अभी उसको थाने में रखा गया है, अभी किस बारे में अभी पूछताछ चल रही है आगे उससे? अभी यूपी पुलिस का इंतजार है और बाकी की जानकारी ली जा रही है। तो ट्रांजिट रिमांड पर उसको यूपी को सौंपेंगे फिर? निश्चित रूप से यूपी को सौंपे। हालांकि इस आधिकारिक बयान के बावजूद ये शक बना हुआ है कि विकास दुबे ने खुद को जानबूझकर गिरफ्तार होने दिया ताकि पुलिस कोई मुठभेड़ दिखाकर उसे मार न सके। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही यूपी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने आपस में बातचीत की, उसे यूपी ले जाने की बात हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण से बचाया जाता रहा है। वहीं पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। सवाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पर भी उठे क्योंकि 2017 चुनाव में वो कानपुर सीट के प्रभारी थे। इतनी बड़ी घटना करने के 5 दिन तक वह पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। वही पुलिस जिसने कि 1000 बसों की जानकारी 1 घंटे में इकट्ठी कर ली थी, प्रियंका जी ने जब बसों की व्यवस्था की थी, वैसी पुलिस 5 दिन तक लगातार इस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाई, इस गैंगस्टर को नहीं ढूंढ पाई। इसका क्या मतलब है? पूरे मामले की जांच होना चाहिए कि किस किस से इसके संबंध रहे हैं और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश ही क्यों आया हो, और भी महाराष्ट्र था या गुजरात है वहाँ जा सकता था, लेकिन मध्य प्रदेश क्यों आया, ये सब एक जांच का विषय है। अब देखना है विकास दुबे के साथ क्या सलूक होता है। अब तक उसके बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं। जांच होनी चाहिए, ये जानते हुए भी कि जांच से वही निकलना है जो आज सामने निकल कर आया है, फिर भी लोग मांग करते हैं। पर अनुराग द्वारी, हम आपसे सवाल जानना चाहते हैं। कोई फेक आईडी लेकर घूम रहा था। एक जगह मैंने चैनल पर सुना कि डीएम कह रहे हैं कि ट्रू कॉलर आईडी से नंबर डाला गया तो उसमें विकास दुबे लिखा हुआ है। इस तरह के लीकेजेस हो रहे हैं, नादानियां हो रही हैं, जिससे ये कहानी जो है एक दुर्दांत अपराधी की पकड़े जाने की कहानी हास्यास्पद सी क्यों लगने लगी है। कि वो अपना ससुराल है, उसकी माँ कह रही हैं कि उज्जैन उसका ससुराल है। अब वहाँ पर तो पहले ही सर्च हो जाना चाहिए कि वो अचानक मंदिर तो नहीं आया था, वो मंदिर कहाँ से पहुँचा था, किस जगह से पहुँचा था। बहुत सारी कहानियाँ हैं और इतनी पुलिस, 2 राज्यों की पुलिस इतनी सतर्क थी, लेकिन पहचानने का श्रेय तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है लखन यादव, उन्हीं को जाता है। तो कई सारे सवाल उठ गए हैं अनुराग, उन जो पूछे जा रहे हैं, इन सब के क्या जवाब हैं आपके पास? देखिए रवि जी, जहाँ तक उनकी माँ का मुझे जो यहाँ पता लगा है कि उनकी माता जी लखनऊ में रहती हैं। उनके साले जिनके बेटे को परसों पुलिस ने गिरफ्तार किया, दरअसल वो लोग शहडोल में रहते हैं और वहाँ भूसे का व्यापार करते हैं। उज्जैन में उनके कौन से रिश्तेदार रहते हैं, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हम इस वक्त महाकाल मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले कोर्ट में थे, जिला कोर्ट में, वहां पर अभी तक पेश नहीं किया गया है विकास दुबे को। और यही वो जगह है, आप देखें मेरे पीछे महाकाल मंदिर, और इस परिसर में जैसे निजी सुरक्षा कर्मी भी आपको दिखेंगे और जो सरकारी पुलिस कर्मी है वो भी यहाँ पर है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये सामने वाली गली है, अगर मैं रिजवान भाई से कहूँ अपने कैमरा पर्सन से आपको दिखाएंगे, यहाँ वो फूलों की दुकान है। तो सबसे पहले दरअसल इस पूरे मामले में जो फूल यहाँ पर, क्योंकि आप एक वस्त्र में अंदर नहीं जाते गर्भगृह में, आपको वस्त्र बदलना पड़ता है, तो जो दुकानें बाहर लगी हुई हैं वहां पर आप फूल, प्रसाद और धोती वगैरह बदलते हैं। तो जहां से वो फूल खरीदने गया था वहीं पर ये बताया गया कि जब उसने नकाब हटाया, मास्क हटाया, क्योंकि मास्क में थोड़ा बहुत पहचानना तो मुश्किल है। यूपी पुलिस की जो थियरी है उसको ऐसा लगता है कि जो दुर्दांत अपराधी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि विकास दुबे जहां तक मेरी जानकारी है इससे पहले मैं या आप भी नहीं जानते थे, लेकिन अब वो ऐसी छवि उसकी नहीं है कि हर गली मोहल्ले का बच्चा उसको पहचाने। मीडिया में जरूर ऐसा कवरेज है, तो क्यों ना इस बात का
कहीं ना कहीं थोड़ी सी गुंजाइश मध्य प्रदेश के एक गार्ड और एक फूल वाले के लिए हो सकती है कि वो उसको नहीं पहचानता होगा। लेकिन जब उसने छवि देखी, उसकी नकाब हटने के बाद उसके मन में संशय हुआ, ऐसा यहाँ की पुलिस कह रही है, तो उसने सिक्योरिटी जो निजी सुरक्षा कर्मी सुबह सुबह रहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है कोरोना काल में, नहीं तो ये जो रास्ता है आप इस पे चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये वो सारी दुकानें हैं जो मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। महाकाल मंदिर पुराना शहर है, यहाँ आपको हर तरीके की चीजें दिखेंगी। तो उसके बाद जब उसने उन सुरक्षा कर्मियों को बताया तो उन लोगों ने जाकर उससे आईडी देखने की कोशिश की जिसमें पॉल लिखा हुआ आ रहा था, और वो कहीं ना कहीं हड़बड़ा गया और इस हड़बड़ाहट में उसने उनसे मारपीट करने की कोशिश की, क्योंकि अंदर जाने के लिए जो अपने आईडी में आपको फोन नंबर देना होता है। अब उस फोन नंबर पे ऐसा कलेक्टर साहब का कहना है कि नाम विकास दुबे आ रहा था, तो ये भी अपने आप में एक सवाल वाली करने वाली बात है कि अगर वो भागा तो अपने नाम का फोन नंबर इस्तेमाल क्यों कर रहा था। बहरहाल अगर वो आईडी में उसके पास पॉल है तो जो कॉलर जो उसका ट्रू कॉलर में नाम विकास दुबे आ रहा है, ये विसंगतियां हैं जिस पर सवाल जायज है। लेकिन बार बार ये कहना कि उसको जैसे कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि वहां पर उसने 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया तो यहाँ पर एक कांस्टेबल उसको थप्पड़ जड़ दे रहा है, ऐसा उसकी छवि ऐसी थोड़ी है कि कोई उससे इतना भयभीत हो जाएगा कि उसको देखते ही रास्ता छोड़कर ये भाग वो जाएगा। पकड़ा गया है पुलिसकर्मियों को अपना एक जी अनुराग जी मेरा ये कहना है कि वो सवाल नहीं है कि पुलिस वाले पकड़े जाने के बाद मार रहे हैं। जैसा आपने ही बताया कि नया वस्त्र लेकर अंदर जाना होता है, तो वो तो अपने ही कपड़े में काफ़ी अंदर तक आया, ये स्पष्ट नहीं है कि कहाँ तक आया है। लेकिन जब वो पहला वीडियो आता है जिसमें गार्ड के साथ वो बाहर आ रहा है तो बहुत आराम से आ रहा है। उस वक्त तो उसकी पहचान एक थोड़ी बहुत स्थापित हो चुकी होगी और वो भागने का भी प्रयास नहीं कर रहा है। ये सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि ये सरेंडर जैसा लग रहा है, प्रायोजित सरेंडर जैसा लग रहा है, या वाकई वो वहाँ पर खुद से पहुँचा था और अनजान था और वहाँ पर पकड़ा गया है। देखिए रवीश जी, इसके जवाब में मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहूंगा मंदिर परिसर की। आप देख रहे हैं यहाँ जगह जगह बैरिकेडिंग होती है और इस तरह से जो मंदिर के अंदर का हिस्सा, अगर मैं यहाँ से आप अपने कैमरा पर्सन को दिखा पाऊँ, अभी भी निजी सुरक्षा कर्मियों की वहां पर परेड हो रही है शाम की। तो जो मेरे कहने का अभिप्राय वो है कि ये एक तरह से बंद सी चहारदीवारी है अंदर की, और यहाँ पे एक बार अंदर चले जाते हैं तो अंदर महाकाल परिसर का थाना भी है। तो जब उसने पहचान बता दी थी तो आप उन तस्वीरों में देखेंगे कि 4-5 निजी सुरक्षा कर्मी, 2-3 पुलिस वाले भी हैं जो उसको लेकर महाकाल थाने में जा रहे हैं, और तब वो चिल्ला रहा है। तो बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं है कि 7-8 लोगों की मौजूदगी में आप इतने ये है कि आप सबको मार पीट के इस परिसर से बाहर चले जाएंगे, इसीलिए मैंने ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं। तो अगर अंदर में वो खुले में उसको ले जा रहे हैं, क्योंकि तब तक तो उसको पूछताछ के लिए अंदर पहले पुलिस स्टेशन में ले जाना था, और अभी जहां तक हमारी जानकारी है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पीटीएस में उससे सारे आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। यानी अगर आप अंदर हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं और 7-8 लोगों ने आपको घेरा हुआ है तो बहुत आसान नहीं है कि आप अंदर से भाग जाएंगे। इसीलिए मैंने ये बैरिकेडिंग, ये जो यहाँ पर मंदिर परिसर की ये जो जालियां लगी हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश की। तो वो तस्वीर वो अपने आप में बहुत कुछ नहीं बताती है कि क्या वो इतना बेफिक्र था कि अंदर में बिल्कुल खुले चल रहा था, क्योंकि वो जब उसको पकड़ लिया था, उससे पूछताछ हो गई थी, मतलब जब उसको पूछताछ के लिए अंदर ले जा रहे थे उस वक्त की तस्वीर है वो। जी, हमारे साथ कमाल भी हैं। अनुराग, कमाल, ये ठीक है, जिस वक्त ये सरेंडर करने की खबरें आती हैं उसी वक्त आपके पास भी खबरें पहुंचती है कि विकास दुबे के 2 साथी एनकाउंटर में मार दिए गए। तो और उसके एक दिन पहले ये वो साथी है जो विकास दुबे के साथ फरीदाबाद में था, जो कल खबरें आई थी, बुधवार की जो खबर है। अब उसमें से एक प्रभात मिश्रा मारा जाता है। कई साथी, इसके 3 साथी एनकाउंटर में वारदात की रात के बाद से मारे गए हैं। तो यूपी पुलिस का इस पूरे प्रसंग पे क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इसमें कोई झोल नहीं है, किसी तरह की सवालों की कोई गुंजाइश नहीं है और बिल्कुल ये क्लीन ऑपरेशन है पकड़े जाने का? देखिए, ऐसा है कि वो सब तो पुलिस को अदालत में साबित करना पड़ेगा, लेकिन वैसे अगर आप पहले भी बताएं, जो एक नौकरानी को उन्होंने कहा कि वो 2 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया जब, और कहा कि ये उसके गांव वाले हैं, जिनमें से एक दोनों महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि जब गोलीबारी हो रही थी और जब फायरिंग हो रही थी तो वो विकास के गैंग के लोगों को ललकार रही थी कि कोई भाग के जाने ना पाए। तो ये भी थोड़ा हास्यास्पद ही लगता है कि रात के अंधेरे में
जब इतनी गोलीबारी हो रही थी, विकास के घर में काम करने वाली कोई महिला जो डोमेस्टिक हेल्प है वो इतनी बहादुर थी कि इतनी गोलीबारी के बीच में वो हौसला बढ़ाने की उसको जरूरत पड़ रही थी विकास और उसके गैंग का, और वो ललकार रही थी कि कोई भी बच के ना जाने पाए। तो ये जो पुलिस की एनकाउंटर थ्योरी होती है, ये सब में एक ही जैसी बातें होती हैं। लेकिन होता क्या है कि अब देखना है कि अदालत में कानूनन सबूतों के हिसाब से कितना पुलिस साबित कर पाती है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आमतौर पे जनता के मन में हमदर्दी भी नहीं होती है, इसलिए जनता भी अपनी तरफ से अगर उसको कोई शक व शुबा भी होता है तो वो आवाज नहीं उठाती, क्योंकि उसको लगता है इतनी बुरी तरह 8 पुलिस वालों को मार दिया है, डीएसपी का भेजा उड़ा दिया, उसका पैर कुल्हाड़ी से काट दिया। 25 साल 26 साल के इंस्पेक्टर सिपाही थे, जवान, कुछ अपने घर के अकेले बेटे थे, उनको किसी को भी 4 गोली से कम नहीं मारा है। तो लोगों के मन में बहुत नफरत होती है ऐसे, और बहुत बार लोग खुश होते हैं कि चलो मुठभेड़ में ये आदमी मार दिया गया। तो एक तो मारे गए हैं वो कानपुर में पनकी में, जो प्रभात मिश्रा वहां से आ रहे थे, और दूसरे मारे गए हैं इटावा में। जी कमाल, मतलब लोगों की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए तो नहीं कहा जा सकता। इस तर्क से तो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या भी कभी जायज ठहरा दी जाएगी कि बहुत सारे लोग मिलकर एक इंस्पेक्टर को मार रहे थे बुलंदशहर में तो मार दिया। बात है कानूनी प्रक्रिया की। अब जैसे राहुल जो सिपाही हैं, उनके पिता और बहन ने भी कहा है कि उन्हें बहुत संतुष्टि नहीं हो रही है। विकास दुबे अपने आप में तो सिर्फ विकास दुबे नहीं है, वो एक पूरा नेटवर्क है। अगर उसके साथियों को इस तरह से एनकाउंटर में मारा जाए, ये प्रभात मिश्रा का जो एनकाउंटर की कहानी है वो बिल्कुल बनी बनाई कहानी जैसी लगती है। ठीक है कि कुछ लोग इससे तुष्ट हो सकते हैं कि मकान गिरा दिया, पर ये कोई कानूनी प्रावधान तो नहीं है। अच्छा होता कि पुलिस अपना बेहतर प्रदर्शन करती, जांच से उन सारे नेटवर्क को तबाह कर देती, ध्वस्त कर देती, लोगों के नाम सामने आ जाते, पता चलता कि इन अधिकारियों के कंधे पे, इस तरह के अपराधियों के कंधे पे कौन लोग अपने बिजनेस का कारोबार खड़ा करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का सिर्फ एनकाउंटर का रास्ता चुनने लगे तो उससे संदेह होता है कि पुलिस बहुत सारे लोगों को बचा रही है, बहुत सारे लोगों की भावनाओं को संतुष्ट करके इन लोगों को बचा रही है। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग वाकई नाराज हैं कि 8 पुलिस वालों की इतनी बेदर्दी से ये हत्या की है। हमदर्दी किसी की नहीं है, लेकिन प्रक्रियाएं तो हमदर्दी और भावना से ऊपर उठकर बनाई गई हैं ताकि और चीजों का भी पता चले। कमाल नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो एक सवाल ये भी आज के टाइम पे उठता है कि जब उसने संतोष शुक्ला नाम के एक दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या थाने में की, तो वहां 5 सब इंस्पेक्टर और 25 पुलिस वाले थे। 300 लोग गवाह बने, 300 लोग मुकर गए, किसी ने भी गवाही नहीं दी। क्या ये कानपुर का जो आईपीएस एसएसपी थे, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने फोर्स से वो एक आरोपी के खिलाफ गवाही दिलवाते जो उसके चश्मदीद गवाह थे? अगर वो गवाह मुकर गए तो क्या कानपुर के डीएम एसएसपी की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई एक्शन करते? जिन लोगों के सामने एक शख्स मर्डर कर रहा है, 30 पुलिस वाले उस मर्डर के गवाह हैं और एक भी आदमी गवाही नहीं दे रहा है। क्या सरकार में उस वक्त के गृह मंत्री की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने मातहत अफसरों से वहां पे कहते कि यह कैसे हो गया? तो है क्या कि शुरू से लेके आखिर तक जब आप इस तरह की चीजों को छूट देते हैं तो अल्टीमेटली फिर जनता की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए आपको अचानक ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है जिससे आपके खिलाफ पॉलिटिकल आपका विरोध ना खड़ा हो। अगर सिस्टम के तरीके से जब उसने अपराध करना शुरू किया तब से उसको पनाह नहीं दी गई होती और कार्रवाई की गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल हमसे जानकारी देने के लिए। क्योंकि ये सवाल तो है ही कि पुलिस लोगों ने तो डिमांड नहीं किया कि सबको एनकाउंटर में मार दीजिए, ज़रूर पकड़िए और अंतिम सज़ा तक पहुंचाइए। फांसी की सज़ा है और उम्र कैद की सज़ा है। और अगर आप इनको मार रहे हैं तो सवाल उठ रहा है कि प्रभात मिश्रा की कहानी इतनी कमज़ोर लगती है कि गाड़ी पंचर हो गया था, टायर बना रहे थे और रिवॉल्वर छीन के मार दिया। मतलब ये वो कहानियां हैं कि सर वो होमवर्क इसलिए नहीं बना पाए कि पेट खराब हो गया था। इस तरह की कहानियां बनाई जा रही हैं। बात यह है कि 2-3 इस तरह के अपराधियों का एनकाउंटर करके क्या आप उस बड़े नेटवर्क को बचा रहे हैं?
ये बड़ा सवाल है जो विकास और उसके साथियों के इर्द गिर्द, जिनके टूटने से बहुत सारे लोगों के नाम आते, क्या उनको बचाया जा रहा है? हमारे साथ आलोक हैं उनके गांव, विकास के गांव पर हैं। आलोक, जरा बताइए कि वहां फॉरेंसिक टीम अब क्यों जा रही है? वो तो घर को ध्वस्त कर दिया गया है। मालूम नहीं ये कौन सा नया कानून चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि पहले आप घर ढहा दो। एक कुर्की बनाने का कानून तो आया है, लेकिन ये ढहाने के बाद वहां पर फॉरेंसिक टीम जा रही है। तो अब गांव में क्या गतिविधि हो रही है विकास दुबे के? जी रवि जी, मैं पिछले 2-3 घंटे से यहाँ बिकरू गांव में हूँ। जब मैं यहाँ अंदर आ रहा था तो मैं इंग्लिश के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मैंने ये सोच के लिखा कि यहाँ मुझे ये मिलेगा कि भाई सिर्फ पुलिस वाले मिलेंगे और शांति मिलेगी, और यहाँ जब मैं आया तो एग्जैक्टली वही मिला। पुलिस काफ़ी है। जो चौबेपुर थाना है, जो इस क्षेत्र का संबंधित थाना है, वहाँ से सब लोगों को हटा दिया गया है। ये शायद पुलिस के इतिहास में, या कम से कम जब से मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तब से पहली बार मैंने ऐसा कोई वाकया देखा है जब एक पूरे थाने को संदिग्धों के घेरे में रखा गया और सबको पुलिस लाइन भेज दिया गया हो। ऐसा क्या कर रहे थे दुबे, क्या संरक्षण था उनको यहाँ, क्या पॉलिटिकल मास्टर्स थे उनके, कि पूरे थाने में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ कुछ करे। जब हिम्मत जुटाई और यहाँ आए तो इस दरिंदे ने, इस गैंगस्टर ने 8 लोगों को मार दिया। खैर फिलहाल जैसा आप कह रहे थे, उसके अगले दिन पुलिस यहाँ आई, कुछ बुलडोजर्स भी आए, उन्होंने इसके घर को ध्वस्त कर दिया। आज तक हमें आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया गया है कि किसने इसको ध्वस्त किया। क्या ये पुलिस के बुलडोजर्स थे? लॉजिकली तो नहीं रहे होंगे, प्रशासन के रहने चाहिए। तो क्या ये प्रशासन के बुलडोजर्स थे? अगर प्रशासन के थे तो प्रशासन में किसने इनको भेजा? इनके घर को तोड़ के क्या मिला? ये शायद एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि बिकरू में क्या माहौल है, आपने मुझसे पूछा। जैसा मैंने आपको कहा, बिकरू में पुलिस है, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, कुछ महिलाएं हैं जो इन अगल बगल के घरों में हैं। जो मर्द हैं इस घर के आसपास के, वो देखने को आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ लोग वांटेड की लिस्ट में हैं, और कुछ लोग जो हैं उनके इनकाउंटर हो गए हैं। पिछले फ्राइडे से आज तक 5 लोग मार गिराए गए हैं इनकाउंटर्स में। 2 इनकाउंटर फ्राइडे की सुबह हुए थे उस ब्लड बाथ के बाद, जिसमें 8 पुलिस वाले मरे। एक इस घर के थे, एक इस घर के थे, इन दोनों लोग के इनकाउंटर हुए। एक अमर दुबे हैं जो रिपोर्टेडली विकास दुबे के शूटर थे और उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, उनको हमीरपुर में मारा। और आज सुबह 2 इनकाउंटर हुए हैं। एक का जिक्र आप कर रहे थे, जो कानपुर में ही हुआ, फरीदाबाद से पकड़ा हुआ एक आदमी आ रहा था, पुलिस का टायर पंचर हो गया, टायर पंचर बना रहे थे तो वो भागने लगा, रिवॉल्वर छीन के भाग गया, गोलियां चलाई, पुलिस ने रिटेलिएटरी फायर किया, मर गया। प्रशांत कुमार जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर के, उनका जो इनिशियल स्टेटमेंट था इस इनकाउंटर के ऊपर, वो ये था कि उसके पैर में गोली लगी है और वो अस्पताल लेके गया गया है। बट दे रिवाइज द स्टेटमेंट, बाद में रिवाइज स्टेटमेंट ये आया कि डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया है। जो दूसरा इनकाउंटर हुआ वो इटावा में हुआ। वहाँ पे एक बउआ करके आदमी, जो 15 मोस्ट वांटेड की लिस्ट है विकास दुबे के, जो एड्स जो एसोसिएट्स थे, उसमें उसका नाम था, वो मर गया। वहाँ के एसएसपी का कहना है कि वो चेकिंग कर रहे थे हाईवे पे, तो एक गाड़ी आई, उसको रोकने की कोशिश की, नहीं रुकी, जाके पेड़ से टकरा गई, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। बस 10 सेकंड में आपको और टाइम लेना चाहूँगा। ये मैं कहना चाहूँगा कि इनकाउंटर से आसान तो कोई चीज़ है नहीं। आप इनकाउंटर कर दीजिए, जो पर्दे डले हुए हैं किसी चीज़ पे वो डले रहेंगे, क्योंकि ये तो साफ सी बात है कि एक कांस्टेबल और एक दरोगा, इतना बड़ा एम्पायर जो है यहाँ पे, उसको उन्होंने नहीं बढ़ावा दिया होगा। उससे बड़े लोग रहे होंगे, उससे बड़े अफसर रहे होंगे, उससे बड़े नेता रहे होंगे। अगर सब लोग मर जाएंगे तो फिर आप ये पता कैसे करेंगे कि ये कौन लोग थे कि जिन्होंने इतने बड़े अपराधी को यहाँ पनपने दिया 30 साल तक। 60 क्रिमिनल केस थे रवीश जी, मेरे ऊपर 2 हैं, अगर हो जाएं, आपके ऊपर हो जाएं, तो हम लोग पूरी जिंदगी शायद जेल में बिताएं, लेकिन ये 60 केस अपने ऊपर लगवा के, 20 मर्डर्स के केस अपने ऊपर लगवा के इसी घर में, इसी गांव में रहता था। कौन थे इनके आका जो ये अलाउ करते थे? अगर सब लोग मर जाएंगे तो वो पता कैसे लगेगा? और जो आखिरी बात है वो ये है कि क्या प्रशासन और पुलिस की ये मंशा है कि ये जो पूरा केस है ये इन्वेस्टिगेट हो, विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाए और स्विफ्ट और स्पीडी जस्टिस। आजकल इस देश में कभी कभी होता है कि जस्टिस का मतलब है आप इनकाउंटर कर दीजिए, लेकिन असली जस्टिस का मतलब तो ये है कि उसका प्रोसिक्यूशन हो और वो जेल में जाए और सड़े, जितने साल भी उसको सड़ना हो। वो हो पाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। जी, और आप जैसे संवाददाता भी नहीं हैं आलोक, जो इन बारीकियों को ऐसे वक्त में भी अपने सवालों के साथ रखते हैं। इन आलोक ने जो तस्वीरें दिखाई, आपने देखा कि पुलिस कितनी रिलैक्स है। ये एक बेहद गंभीर सवाल है कि अगर आप सबको मार देंगे तो अपराधी को अपराधी की तरह पोसने वाले, बचाने वाले ही बच गए तो क्या इंसाफ हुआ?
अगर वो लोग विकास दुबे को पैदा ना करते तो आज डीएसपी देवेंद्र मिश्र की हत्या ना होती। देवेंद्र मिश्र की जो चिट्ठी है कि विनय तिवारी ने उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, उस पर कार्रवाई करने वाले नहीं बच रहे हैं। तो क्या इन एनकाउंटरों के जरिए पुलिस के भीतर और उसके बाहर के राजनेताओं को बचा रही है? कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। जो पकड़ा गया है विकास दुबे, उसे भी लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब हम आपको ले जाना चाहते हैं गुजरात के वडोदरा। हमने कल भी देश की बात में रिपोर्ट दिखाई थी। तमिलनाडु की तरह यहाँ भी थाने में एक कांड हुआ है। 10 दिसंबर को यहाँ पे इसके वडोदरा के फतेहपुर थाने में निसार शेख 62 साल के चादर बेचने वाले को पकड़कर लाया गया चोरी के इल्जाम में, और थाने में मौजूद पुलिस ने इतना मारा कि निसार शेख मर गए और उनकी लाश गायब कर दी गई। गुजरात हाईकोर्ट के बाद यह मामला आया और कहा गया गुजरात हाईकोर्ट ने कि पता कीजिए, जांच कीजिए। तो सीसीटीवी वगैरह वगैरह से पता चला कि थाने में निसार शेख आए तो थे, लेकिन गए कैसे ये पता नहीं चला। अब इनके खिलाफ 6 पुलिस वालों के खिलाफ, इनके नाम में पढ़ रहा हूं, सब इंस्पेक्टर हैं दशरथ राजबरी, इंस्पेक्टर हैं धर्मेंद्र गोहिल और बाकी 4 सिपाही हैं। इनके खिलाफ एफआईआर होती है और ये लोग फरार हो जाते हैं। तो यूपी की पुलिस अपने मारे गए पुलिस कर्मियों के अपराधी को पकड़ नहीं पाती है। गुजरात की पुलिस एक व्यक्ति को मारकर उसकी लाश गायब कर देने वाले को 6 महीने हो गए हैं लाश गायब हुए। सोचिए, निसार शेख की लाश नहीं मिल रही है और ये 6 सिपाही गायब हैं। पुलिस को ही नहीं पकड़ रही है। ये आपका भारत है। अगर आप बुनियादी सवालों पर नहीं जाएंगे, एनकाउंटर पर तालियां बजाएंगे, तो इन्हीं तालियों के बीच कई फर्जी एनकाउंटर के पीछे जो नाइंसाफी छिपी हुई है वो उस पर पर्दा डल जाएगा और जो मौजूदा तंत्र में बैठे लोग हैं वो मुस्कुरा रहे होंगे कि लोग वाहवाही करके इस तरह के माहौल बना रहे हैं और हम फिर से बचते जा रहे हैं अगले विकास दुबे को पैदा करने के लिए। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। हम कोशिश करते हैं कि आप ज़रा ढंग से सोचिए और समझिए कि ये क्या मामला है। इस तरह से तो नहीं हो सकता कि कोई फरीदाबाद से चल के उज्जैन पहुंच जाए और यूं ही पकड़ा जाए। तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ और खबरों की। अब दिल्ली एम्स की एक घटना बताता हूं, उसके बाद मुंबई सुनील सिंह की स्टोरी पर ले जाऊंगा। कुसुम लता का कोविड-19 से निधन होता है। उनका परिवार इंतजार कर रहा है। कुसुम लता की जगह अंजुम का पार्थिव शरीर उन्हें सौंप दिया जाता है। जिस अंजुम के पार्थिव शरीर को दफनाया जाना था, उस अंजुम के पार्थिव शरीर को कुसुम लता समझकर परिवार के लोग जला आते हैं। अब यहाँ पर मोर्चरी के बाहर अंजुम के परिवार वाले और बच्चे वहां पर खड़े हैं कि कम से कम अंतिम वक्त में 35-40 वर्ष की मां अंजुम का दर्शन कर ले। लेकिन जब बॉडी दी गई तो वो एक वृद्ध महिला का शरीर निकला और वो कुसुम लता थी। तो इस तरह की गड़बड़ी हुई। इसी तरह की गड़बड़ी मुंबई में हुई है। इतने दिन हो गए, अभी तक हम अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं कर पाए। इस देश को प्रोपेगेंडा कितना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर प्रोपेगेंडा निगलने की भूख की भी एक सीमा होती है। ठाणे मनपा के इस कोविड अस्पताल ने एक अजीब काम कर दिखाया है। 74 साल के बुजुर्ग भालचंद गायकवाड़ को पहले अस्पताल से लापता बताया। जब मामला थाने पहुंचा और जांच शुरू हुई तो पता चला कि उनकी मौत 3 जुलाई को ही हो गई थी। जनार्दन सोनावणे समझकर उनका शव सोनावणे परिवार को सौंप दिया गया और उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। गायकवाड़ परिवार को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। हमको अभी क्लेरिफिकेशन नहीं है ना कि मेरे पिताजी की बॉडी उनको दी है। अभी तक किसी ने मेरे को क्लेरिफिकेशन ये दिया नहीं ना, हॉस्पिटल वालों ने दिया ना अभी तक पर्चा करने के लिए। 101% हॉस्पिटल के खिलाफ उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए था कि ये बॉडी किसकी है, किसको दे रहे। 67 साल के जनार्दन सोनावणे परिवार के साथ तो और भी बुरा हुआ। पहले तो अस्पताल प्रशासन ने उन्हें भालचंद गायकवाड़ का शव जनार्दन सोनावणे का बताकर दे दिया। अंतिम संस्कार कर अभी परिवार दुख से उबर भी नहीं पाया था कि अस्पताल से पता चला कि सोनावणे अभी जिंदा हैं। हैरानी के साथ खुशी तो मिली, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अस्पताल जाने पर पता चला कि 7 जुलाई को सोनावणे भी चल बसे। परिवार पूछ रहा है, जब वो जिंदा थे तो अचानक मौत कैसे हो गई।
मेरे पिताजी को इन्होंने जानबूझ के मारा रहेगा, क्योंकि अभी गायकवाड़ को इन्होंने अंतिम विधि किया, तो गायकवाड़ को ये बॉडी दे देंगे सोनावनी का और बात खत्म करेंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग रहेगा। ये दो डॉक्टर इनको ही हम लोग दोषी मानते हैं, क्योंकि इनका जो सब कारवार है सब गलत है। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दोनों परिजनों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गायकवाड़ और सोनावने के प्रति महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने आज संवेदना प्रदर्शित की, खेद प्रदर्शित किया, और जो हमने मांग की कि इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, उस संबंध में भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने मामले में जांच का आदेश दिया है और ठाणे मनपा के स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर चारुदत्त शिंदे का तबादला भी कर दिया गया है। हैरानी की बात है कि मुंबई में भी इसके पहले मरीजों के अस्पताल से लापता होने और फिर अस्पताल के बाथरूम या फिर मुर्दा घरों में उनके शव मिलने और लावारिस समझकर अंतिम संस्कार कर देने के आधा दर्जन भर से ज़्यादा मामले सामने आए थे। तब भी सरकार ने कार्रवाई का दावा किया था, लेकिन लगता है कि उनका दावा सिर्फ वादा भर बनकर रह गया। लिहाजा मुंबई के बाद ठाणे के अस्पतालों में भी लापरवाही देखने को मिल रही है। ठाणे से अनिल शुक्ला और कैमरामैन राजन दयाल के साथ मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। सुनील सिंह की क्या शानदार कहानी है कि रिपोर्टर अगर ऐसी कहानियों को उजागर नहीं करेंगे तो व्यवस्थाएं सो जाएंगी। लेकिन मनीष हमारे साथ हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज से एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर भेजा कि 2 शव पार्थिव शरीर वहीं रखे हुए हैं जहां पर मरीज भर्ती हैं। मनीष, और दूसरी तस्वीर नालंदा से आई है, जो तस्वीर तेजस्वी यादव ने ट्वीट की है कि जहां से नीतीश कुमार एक तरह से सदियों से ही मान लीजिए कि सांसद और विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं 15 साल से, वहां भी खटिया पर लादकर एक स्त्री को लाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके बाद भी ये नालंदा मेडिकल कॉलेज में ये घटना क्या है, ये हुआ कैसे कि पार्थिव शरीर अस्पताल के बिस्तरों पर कई घंटों तक या पता नहीं कितने दिनों तक वो पड़ा रहा। देखिए, इसके बारे में अस्पताल के प्रबंधन ने, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी सफाई दी है। उनका कहना है कि जो पार्थिव शरीर होता है, अगर आप कोविड से आपकी मौत होती है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि उस पार्थिव शरीर को पहले पूरी तरीके से उसको सैनिटाइज किया जाता है। जिला प्रशासन जो आपकी अंत्येष्टि करती है उसको बुलाया जाता है और साथ ही साथ परिवार वालों को भी सूचना दी जाती है, क्योंकि परिवार वाले अस्पताल में हमेशा मौजूद नहीं रहते हैं और कभी कभी ऐसा कई बार होता है कि परिवार वाले घंटों तक या दिनों तक कई मामलों में तो वो आने से इनकार भी कर देते हैं, जिसके कारण ये पार्थिव शरीर वार्ड के अंदर ही रखा हुआ था और जो काफ़ी चिंताजनक है। आप कह सकते हैं कि बिहार की कोविड ने एक बार फिर बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे खटिया के ऊपर है उसको उजागर किया है, पूरी तरीके से सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। बिहार की हालत, खासकर राजधानी पटना की हालत यह है कि जो लैब हैं वहाँ पर टेक्नीशियन हों, डॉक्टर हों, वो खुद इन्फेक्ट हो गए हैं, जिसके कारण जांच धीमी हो गई है। जांच धीमी होने से नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उनकी दिली इच्छा थी, जिसका खामियाजा आज पूरा बिहार उठा रहा है। रवीश, आज भी 700 से अधिक मामले हुए हैं और बिहार की जो टेस्टिंग है वो अभी भी आज भी 6,500 है और बिहार में जो इन्फेक्शन फैला है वो इसी कम टेस्टिंग के कारण फैला है। और हमारे राज्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पिछले 4 दिनों से अपने पार्टी कार्यालय में 11 बजे से लेकर 6 बजे तक वो अपनी पार्टी की वर्चुअल बैठकों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पार्टी सबसे पहले है, सरकार उसके बाद में है। और यही आज के बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है कि 13 करोड़ की जनसंख्या वाले बिहार में सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि एनडीए को ये फायदा है, क्योंकि अगर ये कोई और राज्य होता, कोई विपक्ष का राज्य होता, तो आप जानते हैं कि ना केवल केंद्रीय टीम बल्कि अर्धसैनिक बलों को भी यहाँ तैनात कर दिया जाता। लेकिन ये बिहार, आज बिहार के लोग जो हैं डबल इंजन की सरकार होने का सबसे ज्यादा परिणाम झेल रहे हैं। रवीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आप लगातार इसको उजागर कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ये हालत है कि स्वास्थ्य मंत्री पार्टी गतिविधियों में व्यस्त हैं और जनता चारपाई पर है और पता नहीं किस्मत खटाई में होगी। तो ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो किसी और कहानी पर बात करेंगे।
आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। विकास दुबे के सरेंडर की कहानी है तो हास्यास्पद, लेकिन कहानी ऐसी है कि आपको गंभीर रहना पड़ता है। आप इस कहानी को लेकर हंस नहीं सकते हैं। पूछेंगे तो जवाब किसे मिलेगा। 8 पुलिसकर्मियों, 6 को मारकर, 6 को घायल कर वो कानपुर के पास शिवनी में 2 दिन रहता है, फिर गाड़ी से औरैया के पेट्रोल पंप पर आता है, फिर वहाँ से बस पकड़कर दिल्ली के बदरपुर में आता है, फिर वहाँ से फरीदाबाद के एक होटल में 1 दिन रहता है, फिर वहाँ से अंकुर मिश्रा के घर पे रहता है, वहाँ से प्रभात मिश्रा पकड़ा जाता है और विकास दुबे कोटा होते हुए उज्जैन पहुंच जाता है। प्रभात मिश्रा जब पुलिस अपनी गाड़ी का पंचर बना रही होती है तो वो रिवॉल्वर छीन के पुलिस पे गोली चलाता है। किस तरह से गोली चलाता है कि किस तरह से लोग घायल होते हैं वो पक्ष पता नहीं है और प्रभात मिश्रा मारा जाता है। और इस तरह से एक आप देखें तो विकास दुबे जो है महाकाल के मंदिर में आत्मसमर्पण करता हुआ दिखता है और एक सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचानता है और उसे मंदिर परिषद के थाने में लेकर जाता है। और इस बीच डीएम का बयान आता है कि ट्रू कॉलर में सर्च किया मोबाइल नंबर तो विकास दुबे लिखा था। अब ये तो कोई भी जो यूपी में 10 लाख 8 लाख लोग हिंदी में फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों पे दिमाग बहुत चलता है। वो ये सवाल कर सकते हैं कि जब ट्रू कॉलर में मोबाइल नंबर मिल गया विकास दुबे का तो पुलिस ने उस कॉल को ट्रैक भी किया होगा। इसलिए ये कहानी है तो हास्यास्पद, कायदे से लोगों के हंसते हंसते पेट फूल जाने चाहिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए। ये कहानी बहुत सीरियस है। हंस वो रहे हैं जो शायद इसकी गिरफ्तारी या भावी कथित रूप से जो साथियों के एनकाउंटर हुए हैं उसके बाद बच जाएंगे हमेशा के लिए किसी और विकास दुबे को खड़ा करने के लिए। तो आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।